नमस्कार। गाइडलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी सेट नंबर 3 का कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा और इसके साथ बेस्ट कंटेंट के साथ हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? साथियों, ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ। तो साथियों, यदि आपको ऑप्शन पता है, ऑप्शन का डेट पता है, तब पर भी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। परंतु क्या रोष था, भारतीय नेताओं के पास क्या परेशानी हुई कि ये सभी आयोग के आने के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन करने का निर्णय लिया? तो चलिए आज का इस महत्वपूर्ण सवाल का डिस्कशन देखिए। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। ये योजना 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में आया था। साइमन कमीशन का जहां तक रिपोर्ट की बात करें, ये तो 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया। बैबल योजना जो था 1945 में ये योजना आया। तो आप ये जानिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का डेट था 1942। तो कैबिनेट क्रिप्स मिशन जब प्रस्ताव आया तब जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आखिर क्यों शुरू हुआ, इस बात पे हम ध्यान देंगे। तो साथियों, ये जो योजना क्रिप्स मिशन जब आया तो इसका काउज क्या था, देखते हैं। ये दौर था 1939 से 1945 के बीच, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के से ग्रस्त थी और उस समय हमारे देश पे शासन ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ये क्या किया कि भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन शामिल किया गया। जिससे रोष की भावना होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। साथियों, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया तो ब्रिटिश हुकूमत ने 1942 में 5 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, चार्ल्स स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ये मिशन आखिर क्या था? ये मिशन एक्चुअली ये था कि जो है भारत में संवैधानिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करना था। लेकिन जब 300 वर्ष ये ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश पे ये शासन कर रही थी तो यहाँ के जनता, यहाँ के लीडर भली भांति ब्रिटिश का जो व्यू था उसको जान चुका था और यह एक लॉलीपॉप था क्रिप्स मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को इसमें उलझाना और फिर हम शासन करें। लेकिन क्या हुआ कि
कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव से नाखुश हुई और इसे स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया। उसके बाद जो है इसी के गतिरोध, इसी के रोष में जो है भारत छोड़ो आंदोलन करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था, क्योंकि वो जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर ये हमारे लिए वैसा कार्य नहीं करेंगे, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। और इसमें सारा इस मिशन में अगस्त प्रस्ताव का ही बातें रिपीट इसमें किया गया था, जो कि 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। तो ये आंदोलन इस कारण शुरू हुआ। चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? पहला है, उनके द्वारा विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। एक से अधिक। साथियों, काफी प्यारा सा सवाल है, और जो एग्जाम का आज के दौर का नेचर है, वही नेचर से ये सवाल को सेट किया गया है। तो ध्यान दें, पूछा है कि सिंधु सभ्यता लोगों का सही चित्रण, जो विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता, इस सिंधु सभ्यता को हम उच्च स्तरीय नगर नियोजन के रूप में हम जानते हैं। साथियों, पुरातात्विक हिसाब से जबले कोई ऑथेंटिक, कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं मिलता था, तबले वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होता। तो पहला है कि उनके द्वारा विशाल और महल और मंदिर होते थे। साथियों, महल विशाल भवन का अवशेष तो मिला है। विशाल भवन का सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष मिला है, लेकिन ये पता नहीं कि वो मंदिर है या महल है। ये हमको पता नहीं, या पुरातात्विक जो सर्वेक्षण करता था उसको भी पता नहीं है कि भवन तो मिला है उसका अवशेष, लेकिन ये मंदिर है या महल है, ये डेफिनेटली रूप से पता नहीं है। इस अनुसार से, या इसका कोई प्रमाणिक ऑथेंटिक साक्ष्य नहीं है, इस अनुसार से ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की देखते हैं, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। तो देखते हैं इसका ऑथेंटिक प्रमाण क्या है। तो इसमें जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, का जब उत्खनन हुआ, तो यहां से साक्ष्य हमें मिला, जिसमें मातृ देवी का मूर्ति मिला, और जो बर्तन मिला, जो भांड मिला, उसमें जो है एक स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, ये ये बर्तन पे जो चिन्ह था, जिसमें था कि एक स्त्री है, उसके पेट में एक पौधा निकल रहा है, ये हमें उर्वरता की
देवी समझा गया। जहां तक मोहनजोदड़ो की बात है, यहां से जो भी मुद्रा मिली है इसमें पशुपति का चित्र अंकित किया गया है। इस अनुसार से ये जो प्रमाण है, इस अनुसार से ये ऑप्शन बी, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। तो देवी में मातृ देवी, उर्वरता की देवी, और मुद्रा में जो पशुपति थे वो पशुपति की देवी। तो साथियों ये ऑप्शन का आंसर जो है वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रमाण है। जहां तक तीसरा, वे युद्ध और घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। साथियों ये जो है आर्य लोग रथ वगैरह जो लाए थे, ये आर्य लोग लाए थे, और घोड़ा वगैरह को जो रथ के द्वारा खींचा गया ये आर्य का देन था। तो हम आगे पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग में तपस्या है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक होता है और अवश्य ही इसका अंत होता है। जैन सिद्धांत के अनुसार, जैन मत के अनुसार साथियों, जहां तक बात है कि कर्म विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। यदि कोई जीव को मोक्ष प्राप्त करनी हो तो उसे कर्म का त्याग करना होगा। यदि कहा गया है जैन सिद्धांत के अनुसार कि यदि कोई जीव को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उसे कर्म को त्याग करना हो, और त्याग करके जो है आप मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हैं। महात्मा भगवान महावीर भी यही किए थे। सारा चीज इस दुनिया के छोड़ के ये जो है मोक्ष के लिए, कर्म को त्याग कर मोक्ष के लिए कठोर तपस्या किया और ज्ञान प्राप्त किए, और यहाँ के जन लोगों को अपना ज्ञान दिए जिससे हर जीव मुक्ति मिल सके। दूसरा, प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। साथियों कोई भी जीव है सूक्ष्मतम, पृथ्वी पर कोई भी जीव है सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब में आत्मा का वास होती है। तो साथियों ये ऑप्शन भी सही होगा, ये भी सही होगा। ऑप्शन आपका 1 और 2 जाएगा। कर्म आत्मा विनाश है, अवश्य इसका अंत होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी। साथियों जमींदारों की हिस्सेदारी फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दूसरा ऑप्शन है भूमि का वास्तविक खेतीहर के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। जमानदारी प्रथा उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों को समस्त ऋणों को रद्द करना। साथियों पहले जानिए तेभागा आंदोलन जो हुआ 1946-47 के मध्य हुआ। यह ऑथेंटिक है कि 47 में हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था। इसके नेता थे कंपा राम सिंह और भुवन सिंह। ये कभी कभी पूछा जाता है, परीक्षा में ध्यान रखेंगे और नोट भी कर लेंगे। तो बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का जो है इसका मुख्य कारण था कि जमींदार की हिस्सेदारी फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। साथियों जो भी आंदोलन हुआ उस दौर में लगभग वो अधिकतर आंदोलन किसान का हो, सब जमीनी मुद्दा ही था। या अंग्रेज लोग जमींदार को जमीन देते थे, जमीन उससे किसान से टैक्स काफ़ी लेते थे, और यदि फसल बर्बाद होने के बाद नहीं होने के बाद भी टैक्स लेते थे। इसके त्रस्त आकर आंदोलन करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनी बेसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। पहला थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी। साथियों एनी बेसेंट के बारे में जहां
बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये बनी थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। जहां तक होम रूल का बात है, होम रूल आंदोलन की, तो भारत में जो है 1916 में तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो भारत में फिर जो है एनी बेसेंट साथ दिए। थियोफिकल सोसाइटी जो है 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना मैडम ब्लास्तोवस्की और आलकॉट ने मिलकर थियोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था। यह भी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन होगा ओनली फॉर 1D जाएगा। ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। कहता है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? साथियों, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने के लिए कुछ प्रतिबंध का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रतिबंध करना, यूरोप के लोगों का मामला सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। पहले जानिए इल्बर्ट बिल क्या है। इल्बर्ट बिल 1882 में आया था। ये उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। साथियों, इसने ये बिल जो है इसलिए लाया, भारतीय जज और अंग्रेज जज दोनों के बीच समानता लाना था। साथियों, इल्बर्ट बिल मुख्य रूप से भारतीय जज और ब्रिटिश जज दोनों के बीच समानता लाना था, पैरेललता लाना था। लेकिन यही जो बिल मुख्य बात यही है कि भारतीय जज और अंग्रेज जज के बीच समानता लाना। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय जज के सामने ब्रिटिशर्स अंग्रेज सामने हुआ तब विद्रोह कर दिया। अंग्रेज लोग विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साथियों, विद्रोह होने के बाद फिर रिपन साहब ने इसमें संशोधन किया, परंतु इसी बिल के विरोध में लॉर्ड रिपन ने अपने पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए। और रिपन की बारे में जानना है तो रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है। सज्जन रिपन इसलिए कहा जाता है, जब ये आए थे तो भारतीयों के लिए, भारतीयों से संबंधित, भारतीयों के हित में काम किए थे, इसीलिए इन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है। रिपन का जो कार्यकाल था इसे भारतीय का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। जहां तक रिपन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को यहां तक कह दिया कि रिपन भारत का उद्धारक है। तो रिपन महोदय ने भारत के लिए
बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसीलिए उनको इतिहास में याद किया जाता है। जहां तक बात इल्बर्ट बिल है तो ऑप्शन आपका है कि भारतीय भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई भारतीय भाषाओं पर सी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर ऑप्शन थोड़ा ये जाएगा कि यूरोप के लोगों के मामले को सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक संबंध, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों को सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। साथियों, रॉलेट एक्ट का पहले जानिए, ये 1919 में आया। इस समय जो है ये अधिनियम जो लाया सिडनी रॉलेट, ये इसलिए लाया था, कारण इसका था भारतीय आंदोलन को दबाना था। इसलिए 1919 में सिडनी रॉलेट ने इस अधिनियम को लाया, नियम को लाया। इसमें क्या था कि किसी को संदेह के आधार पर किसी को पकड़ना और उसको जेल में डाल देना और कठोर से कठोर कार्रवाई करना। लेकिन इसी अधिनियम को काला कानून भी कहा गया है। काला कानून भी कहा गया है। इस अधिनियम के बारे में न अपील, न दलील, न वकील भी कहा जाता है। ये काफी खतरनाक अधिनियम था जो कि हम भारतीयों के आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन आपका जाएगा, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग एवं संकल्प पारित करना। इस अधिनियम में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़ों को सुलझाना। इस अधिवेशन में राष्ट्रों की मांग को सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित करना। साथियों, ये काफी महत्वपूर्ण, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल कि लाहौर अधिवेशन। साथियों, ये अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था जवाहरलाल। और इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के इस अधिवेशन में 12 बजे रात्रि को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। इसी अधिवेशन में 3 नारे दिए गए। एक था वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और पूर्ण स्वराज। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग का एक संकल्प पारित किया। जहां तक 2 नंबर का ऑप्शन है, उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को समाप्त किया गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। इनमें सहयोग रहा एनी बेसेंट का, से इन दोनों के बीच का झगड़े को सुलझाया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन एनी बेसेंट के सहयोग से उग्रवादियों और उदारवादियों के झगड़े को समाप्त किया गया। तो ऑप्शन आपका 1 नंबर जाएगा, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्य का प्रमुख धर्म था। साथियों, वैदिक धर्म में लोग
पहला है भक्ति मूर्ति पूजा यज्ञ, प्राकृतिक पूजा यज्ञ, प्राकृतिक पूजा यज्ञ। वैदिक धर्म में प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पे विश्वास करते थे। यहाँ पे जो है देव प्राकृतिक को मानवीकरण किया गया है, जिसमें वर्षा का देवता, जल देवता, सब देवताओं का यहाँ जो है विभाजन किया गया है। तो ऑप्शन होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग का अस्वीकार किया, इसने सिद्धांत को प्रचार किया और वेद को त्रुटिहीन बताया। साथियों, ब्रह्म समाज जो है ये राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में स्थापित किए थे। ये पहले आत्मीय सभा था, बाद में इसे 1815 में बना, बाद में ये चलकर ब्रह्म समाज बना। ये मुख्य रूप से ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। साथियों, ये एकेश्वर वाद पे विश्वास करते थे। तो ऑप्शन एक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर और द्रविड़ और बेसर। साथियों, क्वेश्चन से ही पता चल गया, बार बार ये परीक्षा में सैकड़ों बार पूछा गया है और आज आपको हम इस समस्या को दूर करके छोड़ेंगे। पहला ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप में 3 जातीय समूह, 3 मुख्य भाषाओं जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया गया, भारतीय मंदिर वास्तु की मुख्य शैलियां, भारत में परिचित 3 संगीत घराने। साथियों, ये सभी मंदिर निर्माण की शैली है। कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो कभी ये नहीं भूलेंगे। देखिए, इसका कंसेप्ट का मैप है, इसी में ये तीनों शैलियां से निर्माण मंदिर का किया गया, आज भी है, देखने को मिलता है। तो ये याद रखिए, हिमालय, ये हिमालय से बिंद तक जो मंदिर निर्माण की शैली है वो नागर है। और बिंद से कृष्णा नदी के बीच जो शैलियां हैं वो बेसर शैली है। जहां तक कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो द्रविड़ शैली। साथियों, इस ऑप्शन को आप यदि इस मैप को दिमाग में रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखेंगे, हिमालय से बिंद तक जो भी मंदिर निर्माण की शैलियां हैं वो नागर शैली, बिंद से कृष्णा नदी तक का जो भी निर्माण शैलियां वो बेसर शैली, जहां तक बात करें कृष्णा नदी और कन्याकुमारी तक जो भी शैलियां वो द्रविड़ शैलियां। साथियों, ये जो बेसर शैली का बात जहां तक है, यहाँ नागर और द्रविड़ का मिलन है। ये दोनों शैलियां का मिलन है बेसर शैली। इसके अंतर्गत काफी मंदिरों का निर्माण हुआ, आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका होगा साथियों सी नंबर, भारतीय मंदिर निर्माण की मुख्य शैलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पिगमेंट एंड वर्क्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिडोल्स फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान के जनक, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने 1936 में एक पार्टी बनाई थी, लेबर पार्टी, और ऑल इंडिया शेड्यूल कस्टम फेडरेशन। इन्हीं के बदौलत आज आरक्षण की बात हम लोग करते हैं 1942 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जाता है, तो होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में विचार कीजिए। यह किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत पट्टे पर देती थी, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और निर्धारण। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी 1892 में टॉमस मुनरो ने लाया था। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है पीसीएस एग्जाम में। तो ये व्यवस्था था ये क्या कि सरकार और किसान डायरेक्ट आमने सामने था, कोई जमींदार इसमें नहीं था। किसान सरकार को टैक्स देता था, टैक्स कर देता था जमीन का, जितना जमीन एक तरह से पट्टा पे हम कह सकते हैं, अभी का भाषा में पट्टे पे दे दिया, तो पट्टे पे दे दिया था। लेकिन बात ये था कि जब तक आप सरकार या ब्रिटिश को कर दे रहे हैं तब तक जमीन आपके पास है, जिस दिन कर दे नहीं दीजिएगा वो ले लेगा। ये व्यवस्था जो था संपूर्ण भूमि का 51% भाग पे था और कर पहले 30% कर लिया जाता था, बाद में इस पे 1864 में जो है ये 50% कर बढ़ गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किसानों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता। दो ऑप्शन जाएगा, किसानों सरकार सीधे लगान दिया जाता था, रैयत सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था, कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया? पहला है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों सॉरी, ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रचलित सिविल सेवा कॉन्वेंटेंट सिविल सोसाइटी इंडिया किया, कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? ये जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का योगदान से भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इसे पुलिस सेवा का जनक, प्रशासनिक सेवा के जनक, ये सभी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जो 1793 में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकतांतवाद किसका कोड सिद्धांत है, दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत और वैष्णव मत। साथियों ये जो है जैन मत का अनेकांतवाद सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? साथियों भद्राचलम, चिदंबरम, श्रीकाళहस्ती, विजयनगर। ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये विजयनगर साम्राज्य में है। जिसको 1509 ईस्वी में विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर बेंगलुरु में कर्नाटक में है। यह मंदिर कर्नाटक में अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये शिव मंदिर है, क्योंकि वहां जो है विरूपाक्ष शिव को ही बोला जाता है। ये जो विजयनगर का जो अवशेष है हम्पी, यहीं पे ये मंदिर अवस्थित है, तो ऑप्शन विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडल थ्रेशोल्ड कविता का संग्रह के रचयिता कौन थे? अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। ये तो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड का कविता का संग्रह किया। इसे भारत कोकिला भी कहा जाता है। ये 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दांडी यात्रा निम्नलिखित में प्रारंभ हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों ये दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 पूछता है कब यह हुआ। ये आंदोलन का शुरुआत साबरमती, गुजरात साबरमती से दांडी के बीच हुआ। गांधी जी ने 78 साथियों के साथ ये यात्रा की और नमक कानून को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किया गया। और जहां तक बात है कि होम रूल लीग तो आंदोलन यानी बेसेंट भी संबंधित है। भारत छोड़ो 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 के करीब हुआ था। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए।